नमस्कार, वड़क्कम, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं नीरज निमल आज आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ ईवीएस की एक क्लास लेकर के। ईवीएस दोस्तों, आप लोग तैयारी इस समय पर कर रहे हैं सीटेट की, और सीटेट आपका अभी स्टार्ट होगा और एडमिट कार्ड आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा और कुछ के एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो डेट वाइज एडमिट कार्ड आ रहे हैं और 48 आवर्स पहले, आपके 48 घंटे पहले आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वह भी आपको फाइनल प्रिंट आपको एडमिट कार्ड का अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम हो चुका था जिसको हटा दिया गया है। तो मित्रों, इसकी 23 जनवरी जो डेट आ रही है, तो 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं, परंतु कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में कंटिन्यू जुटे रहिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने ईवीएस का सजीव जगत नाम का जो थर्ड टॉपिक इसमें आता है ना, उसको लेकर के आया हूँ। सबसे मेन बात यह है कि आपको जो हम ये आज क्लास दे रहे हैं ना, ये सब आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है आपका, और ये सारा बिंदास आपको पूरा चैप्टर दिया जाएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसको समझ करके आपके क्वेश्चन कंटिन्यू तैयार होते रहेंगे। राइट, तो चलिएगा आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्त सब, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी बहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार वीडियो को सीन कर रहे हों, अगर आपको अच्छा लगता है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जीवों का जगतों में विभाजन, क्योंकि इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो सजीव था। तो टॉपिक नंबर 2 को अगर आपने नहीं देखा तो उसके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये है सजीव जगत नाम का टॉपिक आपका। यहाँ पर हम मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक, मतलब इन सब में कौन कौन आते हैं, लाइकेन में कौन आता है, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी। पादप जगत में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं ना। क्षेत्रों के आधार पर पौधों के प्रकार है ना, जंतु जगत है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, कोशिका। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा बिल्कुल कंफर्म करके समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, जीवों का जगतों में हमें विभाजन करना है। ठीक है, पहला टॉपिक हमने पढ़ा तो उसमें हमें ये कंफर्म हुआ था कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। ठीक, अब हमें जब ये पता लगा कि सजीव क्या होता है कि निर्जीव क्या होता है, अब हमें क्या करना है, सजीवों को भी 2 जगतों में विभाजित किया गया था इससे पूर्व के टॉपिक में। ठीक, कौन कौन से में किया गया था? तो 2 थे, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत, अब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था सजीव को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि आर.एच. विटेकर ने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। कितने में? 5 में। ठीक, कौन कौन से हैं पांचों, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और इसको फिर पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहला आता मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, इनको कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे बिल्कुल आगे चल करके। तीसरा है दोस्तों कवक जगत, 4 नंबर पर आता है पादप जगत, 5 पर आता है जंतु जगत। इस प्रकार से ये 5 जगतों में डिवाइडेशन किया है किसने? विटेकर ने इनको 5 जगत में इसका पार्टीशन किया है या डिवाइडेशन किया, विभाजित किया है। ठीक, अब हमें समझना है कि इन 5 में क्या क्या है। अब मोनेरा जगत में कौन कौन आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन आते हैं, कवक जगत में कौन कौन आते हैं, पादप जगत में कौन कौन आते हैं, जंतु जगत में कौन कौन आते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अब मोनेरा जगत को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपके सामने आ जाता है मोनेरा जगत। अब मोनेरा जगत को हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी। प्रश्न आ जाता कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको लिखना होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी।
अब जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ने, तो इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, दो क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाते हैं। मोनेरा जगत में आता क्या है? इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपने अभी पहली स्लाइड में देखा था, मोनेरा जगत में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणु जगत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवाणु, ठीक, जीवाणु का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लीवेनहोक को कहा जाता है। इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। दो प्रश्न हमारे एक साथ यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। प्रश्न बन जाता है कि जो जीवाणु होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय होते हैं? तो आपको इसका याद रखना है कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक, ये प्रश्न हो जाता है। अब आगे है कि जीवाणुओं से लाभ क्या क्या हैं? बैक्टीरिया जो होता है इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं क्या, कुछ प्रॉफिट भी हमें इसका है क्या? तो देखिए जीवाणु के लाभ क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। प्रतिजैविक का मतलब होता है जो एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन तैयार होती है वो बैक्टीरिया से तैयार होती है। ठीक है, जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अब जैसे दूध से दही का बनना किण्वन प्रक्रिया कहलाता है, और दूध से दही बनाने का जो कार्य होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगर दूध में जीवाणु नहीं बनेगा तो दही भी नहीं जमेगा। ठीक, और दही जो जमता है ना वो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु के कारण जमती है। अब यहाँ पर अकेले में दो प्रश्न हो जाते हैं। ठीक, नंबर एक हो जाता है कि लैक्टोबैसिलस मतलब दही जो जमता है वो किस जीवाणु के द्वारा जमती है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से जमता है। दूसरा हो जाता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि दूध से दही किसके द्वारा बनती है? जीवाणु के, वायरस के, कवक के, इस प्रकार से करके। तो वहाँ पर आप जीवाणु लिख करके आएंगे। ठीक है, तीन प्रश्न दोस्तों एक साथ तैयार हो रहे हैं। अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ भी पा रहे होंगे। जीवाणु के कारण ही पनीर बनता है। दही जीवाणु के द्वारा बनती है, पनीर भी जीवाणु के द्वारा बनता है, जीवाणुओं के कारण ही सिरका बनता है। ठीक, अब यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर आ जाता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त इन प्रश्नों को कदापि छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जीवाणु से कोई हानि भी होती है क्या। अब देखिए जीवाणु से होने वाली हानि, जीवाणु से बीमारियाँ फैलती हैं, बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं। जीवाणुओं के कारण ही भोजन विषाक्त या ख़राब हो जाता है। जब भोजन जो होता है हमारा वो भी जीवाणुओं के द्वारा या बैक्टीरिया के कारण ही ख़राब हो जाता है। ठीक, ये इसकी हानि हो जाती है। अब हमें बैक्टीरिया से बचाव कैसे करना है थोड़ा यहाँ पर भी समझ लेते हैं। देखिए बैक्टीरिया या जीवाणु से बचाने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बे के रूप में या उनमें नमक डालकर रखा जाता है। नमक जैसे हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, अचार बना लेते हैं हम आम का या किसी और चीज़ों का भी मुरब्बा बनाया जाता है। वो सब किस लिए बनाए जाते हैं कि जो हमारी खाद्य वस्तु हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ में नमक डाल के रख देते हैं रसोई में, आपने देखा होगा। वो होता है कि उसके अंदर जीवाणु नहीं बने, जीवाणु रहित रहे। जैसे चावल होते हैं, चावल में नमक लगा दिया या दालों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिला करके रख दी जाती हैं लंबे समय के लिए, घर में प्रसंस्करण कर लेते हैं उनका। तो वो इसलिए किया जाता है कि उनके अंदर जीवाणु उत्पन्न न हो। ठीक, आगे है कि जीवाणु से बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारी खाद्य वस्तु रखी जाती हैं, जैसे सेब हो गया, जैसे कि आलू हो गया, ये सब चीज़ें है ना। आपने देखा इनको कहाँ रखा जाता है? कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है लंबे समय तक। ठीक, तो वो किस लिए रखा जाता है कि वो जो खाद्य पदार्थ है हमारे ख़राब नहीं हो, उनके अंदर जीवाणु उत्पन्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जीवाणु से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके रखा जाता है। कुछ वस्तुओं को गर्म करके इसलिए रखते हैं कि उसके अंदर जीवाणु उत्पन्न न हो जाए। जीवाणु उत्पन्न हो जाएगा तो वह खराब हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप मोनेरा जगत के बारे में समझ गए होंगे। मोनेरा जगत जो होता है उसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया से रिलेटेड स्टडी की जाती है। और जो जीवाणु जगत है या
जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं? उनको कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक, ये आपको याद रखना है। और लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा दूध से दही बनना होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 2 नंबर जो था, 2 नंबर पर आ जाता है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत। अब हमें बात करनी है कि प्रोटिस्टा जगत में किसकी स्टडी की जाती है मित्रों? तो यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनका अध्ययन प्रोटिस्टा जगत में किया जाता है। ठीक, अब पढ़ेंगे इसको। इस जगत के जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। जो प्रोटिस्टा जगत है, इसके जो जीव हैं वह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वह जल में पाए जाते हैं। ये प्रश्न अगर आ जाता है कि प्रोटिस्टा जगत के जीव कहाँ पर पाए जाते हैं मुख्यतः, तो आप लिखेंगे जल में पाए जाते हैं, जलीय जीव होते हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं वे स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, ये बीमारियां फैलाते हैं। ये क्या करते हैं भाई? ये बीमारियां फैलाते हैं। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट था हमारे पास में कवक जगत। देखिए दोस्तों, कवक जगत जो होता है, अब कवक जगत के बारे में बात करें। कवक जगत कौन सा होता है? इसमें मशरूम, फफूंद ये सभी जो होते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है कवक जगत में। किसका? मशरूम। मशरूम तो आपने सुना होगा, मशरूम, ठीक है ना, जो इस प्रकार से बना हुआ होता है। ठीक, ऐसे करके बना हुआ होता है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो मशरूम का अध्ययन कवक जगत में किया जाएगा। फफूंद का अध्ययन भी कवक जगत में किया जाता है। ये कैसा होता है? ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे कि जीवाणु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, और कवक कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। या तो ज़्यादा गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, या फिर आर्द्र स्थानों पर जहाँ पर वेटलैंड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कवक से कौन कौन से लाभ हैं। मित्रों, कवक से क्या लाभ होते हैं? देखिए, कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि मशरूम हमने बात की थी। जो मशरूम कवक होता है उसको हम भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, खमीर या यीस्ट नाम का जो एक कवक है, जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। जो बेकरी का उद्योग होता है, बेकरी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर जैसे कि ये ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर यीस्ट नाम का कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कवक से कौन कौन सी हानियाँ होने की संभावनाएं रहती हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या हैं कवक के? देखिए, कवकों से बीमारियां फैलती हैं। ठीक, कवक चीज़ों को खराब कर देते हैं। जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ध्यान देने की बात है, बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। जो जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं, जो पृथ्वी पर मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उसके अंदर आप देखो बहुत सारे जीवाणु बन जाते हैं, बैक्टीरिया बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसको अपघटित कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं एक प्रकार से। ठीक, और ये पृथ्वी को साफ रखने में भी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा लाइकेन के बारे में। देखिए, लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइकेन क्या है। लाइकेन यह सहजीविता का एक उदाहरण होता है। किसका? सहजीविता, अर्थात दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होना, वो सहजीविता कहलाता है। ये लाइकेन का उदाहरण हो गया। लाइकेन दो जीवों शैवाल एवं कवक से मिलकर बनता है। प्रश्न बन जाता है कि लाइकेन जो बनता है किस किस से मिलकर बनता है? तो शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। दोस्तों, ये आपको याद रखने वाली बात है। शैवाल भोजन बनाता है तथा कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। जो आश्रय देता है वो शैवाल देता है, और भोजन कौन तैयार करता है? कवक आश्रय प्रदान करता है और शैवाल भोजन बनाने का कार्य करता है। दोनों के काम अलग अलग बटे हुए हैं। एक भोजन बनाएगा, दूसरा उसको आश्रय प्रदान करेगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न है कि लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का
वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है कौन? लाइकेन से ये पता लग जाता है कि वहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जहाँ पर लाइकेन नहीं होगा वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा, और जिस एरिया में लाइकेन हो जाता हो समझ लीजिएगा वहाँ पर, जिसको आप जानते हैं ना फफूंद होता है, ये हरे रंग का होता है, तो फफूंद जहाँ पर नहीं जमेगा तो वहाँ पर समझ लीजिए प्राकृतिक प्रदूषण ज़्यादा है, वायु प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा है। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है वहाँ की वायु प्रदूषित है। मतलब वहाँ की जो वायु प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से लाइकेन वहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है, आगे प्रश्न है कि जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है, जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूदा कीटों को खाता है, इससे बगुले को भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई हो जाती है। ये सहजीविता का एक उदाहरण है। ये प्रश्न सी टैट में आ जाता है इस प्रकार से कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है, इससे बगुले को भोजन मिलता है और भैंस की सफाई हो जाती है। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह सहजीविता का उदाहरण है। ठीक, ये प्रश्न भी आपका बन जाता है। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे पादप जगत के बारे में। किसके बारे में? पादप जगत के बारे में। आगे है पादप जगत। पादप जगत को फ्लोरा भी कहा जाता है मित्रों। फ्लोरा अगर आ जाए या पादप जगत आ जाए, बात एक ही है, अलग अलग भ्रामक मत हो जाना। इसका मतलब होता है इस जगत में वनस्पति अर्थात पौधे के विषय में पढ़ा जाता है। किसके बारे में? वनस्पतियों के बारे में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न बन जाता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बिल्कुल आंख बंद करके आप थियोफ्रेस्टस पर टिक लगा करके उसको OMR शीट में ऐसे करके बिल्कुल अपना ब्लैक कर देंगे। ठीक है, पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अगर पौधे न हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी सजीव जीव नहीं बचेगा। ठीक है, पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए आगे पढ़ेंगे। क्योंकि पौधे जो होते हैं जंतुओं एवं विषमपोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जब पौधे नहीं होंगे तो कोई भी सजीव नहीं बच पाएगा। पौधों के प्रकार के बारे में बात करनी है मित्रों। जैसे पौधे जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जैसे शाक होता है, झाड़ी, वृक्ष आदि आदि में, तो इन सब के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। जो अगला वीडियो हमारा बनेगा वो इससे आगे के पार्ट का बनाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इसमें आपको कुछ प्रश्न समझ आए? तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भी बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा था तो वीडियो जिसने लाइक नहीं किया था कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। और नेक्स्ट टॉपिक आपको, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट आपको प्रदान किया जाएगा कल। चल, तब तक के लिए चाहते हैं अनुमति। धन्यवाद। जय हिंद।